सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज का जो हमारा विषय है वो है डॉक्टर धर्मवीर भारती की एक कविता फागुन की शाम। कई दिन से हम डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम उनकी अगली कविता, क्योंकि रथ का टूटा पहिया कविता की व्याख्या हम कल कर चुके हैं और आज हम करेंगे फागुन की शाम। फागुन की शाम जो कविता है, इसके अंदर कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? प्रकृति का चित्रण किया है। इसके साथ साथ उन्होंने पक्षियों के सौंदर्य का भी चित्रण किया है। इसका चित्रण किया है पक्षियों के सौंदर्य का। जो मुख्य विषय चुने गए हैं इस कविता के अंदर पक्षियों के सौंदर्य का। इसके साथ साथ अपने जीवन की अनुभूतियों का, अपने दैनिक जीवन की संवेदनात्मक अनुभूतियों का चित्रण भी इन्होंने अपनी कविताओं में या इस कविता में किया है। यानी कि मुख्य जो आज के विषय रहेंगे, आज फागुन की एक शाम जो कविता है जिसके कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती, जिसके बारे में हम 2 से 3 से 4 दिनों से पढ़ रहे हैं। इसके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी कविताओं के बारे में, इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और कल हमने पढ़ी थी इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा था, जिसके ऊपर जो प्रतीकात्मक रूप से लिखी गई थी, जो महाभारत का युद्ध था उसके ऊपर आधारित। आज का जो विषय है कल की कविता के बिल्कुल विपरीत, यानी कि उतना ही शांत माहौल, प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। इस कविता में प्रकृति का चित्रण किया गया है इस कविता में, और कविता का नाम है फागुन की शाम, जिसमें जो मुख्य रूप से विषय रहेंगे, एक तो प्रकृति का चित्रण किया गया है, इसके साथ साथ जो पक्षियों का सौंदर्य है उसका चित्रण भी किया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने जीवन की निजी अनुभूतियों का, सुख दुख का चित्रण भी इस कविता के अंदर किया है। आज हम इस कविता की 100% व्याख्या करेंगे। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप अपने साथ क्या रखें? टेक्स्ट बुक साथ में रखें। बुक का नाम मैं फिर से बता रही हूँ, समकालीन हिंदी कविता, और जिसमें दूसरे राइटर हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती और उनकी दूसरी कविता है फागुन की शाम। देखिए, करते हैं व्याख्या। फागुन की शाम कविता में कवि ने प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से पक्षियों के सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। सजीव का मतलब जीता जागता हुआ, बिल्कुल बोलते चालते पक्षियों को दर्शाया गया है। इसके साथ साथ कविता में यत्र तत्र, यत्र तत्र का मतलब यहाँ वहां, कवि के जीवन की खट्टी मीठी, अच्छी भी है और कुछ बुरी भी है, उन अनुभूतियों को भी अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्त का मतलब दूसरे के सामने प्रस्तुत करना या बताना। तो उन्होंने अपने जीवन की खट्टी मीठी अनुभूतियों का भी चित्रण किया है। देखते हैं अब इसकी व्याख्या। घाट के रास्ते उस बसवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम, मुझे पुकारे ताना मारे भर आए आंखियां उन्मन, ये फागुन की शाम। तो फागुन की शाम के बारे में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि घाट के रास्ते, की जो नदी का जो घाट है, उस घाट के रास्ते के ऊपर क्या बना हुआ है? उस बसवट से, बसवट का मतलब है जो वट वृक्ष लगा हुआ है, नदी पर जाने का जो रास्ता है, घाट पर पहुंचने से पहले रास्ते में क्या है? एक वट वृक्ष खड़ा हुआ है, एक बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है, और उस बरगद के पेड़ पर एक पीली सी चिड़िया, उसके ऊपर एक पीली सी चिड़िया बैठी हुई है, पीले रंग की चिड़िया बैठी हुई है। उसका कुछ अच्छा सा नाम है, और उसका नाम कैसा है? बहुत ही अच्छा है, लेकिन कवि को वो नाम याद नहीं आ रहा है कि उसका बहुत प्यारा सा नाम है, लेकिन मुझे उस चिड़िया का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। मुझे पुकारे, वो ऐसे बोल रही है, चिड़िया ऐसे पुकार रही है, चिड़िया ऐसे चहचहा रही है जैसे कि वो मुझे पुकार रही हो, मुझे बुला रही हो। ताना मारे, जैसे मुझे ताना दे रही हो कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं बोल रहे हो। कि कवि, इसी का नाम तो सजीव चित्रण है, तभी तो कवि, हमने जब ऊपर से पढ़ा है इस कविता के ऊपर जो 2 लाइनें दी हुई हैं
उसमें कहा गया कि प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया। सजीव का मतलब बिल्कुल जीता जागता हुआ। कवि को ऐसे लग रहा है कि जो बरगद के पेड़ के ऊपर जो चिड़िया बैठी हुई है वो चिड़िया कवि को पुकार रही है और जैसे मुझे ताना दे रही हो। क्या ताना दे रहे हो? भर आए आंखड़ियां, कि उस चिड़िया के इस प्रकार से बोलने पर मेरी जो आंखें हैं वो भर आई है। यानी कि प्रकृति का जो सौंदर्य है, फागुन की जो शाम है वो कवि को इतनी अच्छी लग रही है, इतनी सौंदर्यशाली लग रही है कि इस चिड़िया के बोलने पर और भी ज्यादा सौंदर्य कवि के हृदय में भर जाता है और कवि की आंखों में उस सुंदरता को देखकर आंसू आ जाते हैं। कि जैसे चिड़िया ऐसे लग रही है उसको पुकारना, ऐसे चहचहाना उसका ऐसे लग रहा है कि उसके सौंदर्य को सहन नहीं कर पा रहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कविताएं होती है ना उनके अंदर भाव तत्व जो पक्ष होता है, भाव तत्व जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। कवि भावुक ज्यादा होते हैं, वो किसी भी चीज को उनको देखने का जो नजरिया होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आम व्यक्ति को हमारे आसपास में चिड़ियाएं होती है लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए जो कविताएं होती हैं उनका भाव पक्ष है, भाव जो तत्व है वो बहुत अधिक होता है। आगे हम बात करते हैं उन्मन ये फागुन, उन्मन ये फागुन की शाम। उन्मन का मतलब बेचैन करने वाली, ये जो शाम है ना उन्मन बेचैन करने वाली, यानी कि इस फागुन की शाम ने मुझे बेचैन कर दिया है। तो इस प्रकार से कवि ने फागुन के महीने की जो शाम है उसके सौंदर्य का चित्रण इन पंक्तियों के अंदर किया है। अब यदि हम इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य की बात करें तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसके अंदर कि इसमें प्रकृति का सौंदर्य का चित्रण किया गया है। पहली लाइन होगी आप विशेष के अंदर कि प्राकृतिक सौंदर्य का, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण इसके अंदर किया गया है। दूसरे इसके अंदर ये कविता कैसी है? छंद मुक्त कविता है। इसके अंदर छंदों का विशेष ध्यान नहीं रखा गया है, यानी कि छंद मुक्त कविता है। तीसरे इसमें शब्दावली पर विशेष बल दीजिए। आप देखिए आपके सामने आया है आखड़िया शब्द। आखड़िया शब्द को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तद्भव शब्दावली का ये बात विशेष रूप से निकलकर आती है कि तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। बाकी जैसे जैसे हम कविता और आगे पढ़ेंगे हम विशेष के बारे में आगे चर्चा करेंगे। आगे देखिए, घाट की सीढ़ी तोड़ फोड़ कर बन तुलसा उग आई, झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई, तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनी, यहीं बैठ बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी। फिर कवि आगे उसी शाम का, फागुन के महीने की शाम का चित्रण करता हुआ आगे कवि कहता है कि घाट की सीढ़ी पर, कि उसी घाट पर, क्योंकि घाट पर जा रहा है, फागुन का महीना है, घाट के ऊपर, नदी के घाट के ऊपर कवि जा रहा है और रास्ते का चित्रण किया है। अब कवि कहाँ पहुंच गया? घाट के किनारे पर पहुंच गया है कि घाट की सीढ़ी के ऊपर क्या हो गया है? तोड़ फोड़ कर वन तुलसा उग आई, कि घाट की सीढ़ियां है ना, सीढ़ियों के अंदर, उनके अंदर से जो वन तुलसी होती है उस वन तुलसी का जो पौधा है वो घाट की सीढ़ी के ऊपर उग आया है। पहले किसका चित्रण किया? पहले मान लो यहाँ पर जो नदी का घाट था, घाट है यहाँ पर, इस घाट के पास जब वो रास्ते का चित्रण किया, अब वो यहाँ पहुंच गया है और इस घाट पर पहुंचकर उसने देखा है कि यहाँ पर एक पौधा उग आया है। किसका? तुलसी का पौधा उग आया है। झुरमुट से छनकर जल पर पड़ती सूरज की परछाई, और नदी के आसपास क्या खड़े हैं? पेड़ खड़े हुए हैं और उन पेड़ों की परछाई किस पर पड़ रही है? उस जल के ऊपर पड़ रही है, नदी के जल के ऊपर पड़ रही है। किससे छनकर? उन पौधों के ऊपर से छन छन करके। झुरमुट का मतलब पौधों का जो एक आप कह सकते हो समूह टाइप से जो पेड़ खड़े हुए हैं, उस पौधों के या पत्तों के समूह के अंदर से जो सूरज की किरणें हैं वो छन छन करके किसके ऊपर पड़ रही हैं? नदी के जल के ऊपर पड़ रही है। तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनी, और बांसों की टहनी इस प्रकार से हिल रही है जैसे कि तोते के पंख। जिस प्रकार से तोते के पंख हिलते हैं ना, तोता कैसे रंग का होता है? हरे हरे रंग का, और पेड़ भी कैसे खड़े हुए? हरे हरे रंग के। तो कह रहा है कि जो बांसों की टहनी, बांस के जो वृक्ष वहां पर खड़े हुए, कि बांसों के वृक्ष की टहनी ऐसे हिल रही है जैसे तोते के पंख हिल रहे हों। यहीं बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी,
फिर कवि को यहाँ बैठे बैठे, यहाँ खड़े खड़े, घाट के ऊपर खड़े खड़े कवि को क्या कौन याद आ जाता है? अपनी प्रेमिका याद आ जाती है। और वो कहता है कि यहीं पर बैठकर, घाट पे यहीं पेड़ों की छाया में, हरे हरे बांसों की टहनियों की छाया में बैठकर, घाट पर बैठकर जो मेरी प्रेमिका है वो यहीं बैठकर मुझे सारी बातें कह देती थी। जो कहने की होती थी वो भी कह देती थी, और जो नहीं कहने की होती थी वो भी मुझे कह देती थी। कहनी अनकहनी, यानी कि कहने योग्य भी और ना कहने योग्य भी सारी बातें मेरी प्रिया मुझे यहीं बैठकर कह देती थी। आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी, अच्छा अब जाने दो मुझको घर में कितना काम है। फिर कहता है, यहाँ पर बैठे बैठे कवि, जब उसकी प्रेमिका उसको कहने वाली और बिना कहने वाली सारी बातें कह देती है, तभी कौन क्या कह देता है? कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि आज खा गया बछड़ा, कि आज हमारे घर में जो बछड़ा है वो मेरी माँ की, जो रामायण पढ़ती थी मेरी माँ। एक बात ध्यान से देखिए बच्चे, रामायण शब्द आया है, जो रामायण शब्द है ना, रामायण शब्द ऐसे लिखा है डॉक्टर प्रवीण भारती ने, और जबकि होता कैसे है? रामायण। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? तद्भव के साथ साथ इसमें कवि ने देशज शब्दावली का भी प्रयोग किया है। क्या लिखेंगे आप? कि इसमें हो सकता है पैसेज ऊपर वाला उठा लिया जाए, हो सकता है नीचे वाला उठा लिया जाए, जो भी आपके पास पैसेज है ना, उसके शब्दों को ध्यान से देखा करें। इसमें हमने देखा कि रामायण ऐसे लिखा हुआ है और ये किस भाषा में लिखा गया? देशज शब्दावली है, देशज शब्द है। शुद्ध शब्द क्या होगा? रामायण होगा। तो आप विशेष में क्या लिखेंगे कि तद्भव और देशज शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब हम करते हैं व्याख्या, देखिए दोबारा से। आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी, कि आज मेरी माँ जो रामायण पढ़ती थी हर रोज, उस रामायण की पोथी को कौन खा गया है? गाय का बछड़ा खा गया है। अच्छा अब जाने दो मुझको घर में कितना काम है। और फिर जब वो अपनी बातें सुनाने लगा ना, तो उसकी जो प्रेमिका है उसके सामने कवि कहता है कि जब मेरी माँ की पोथी को जो बछड़ा है वो खा जाता है, रामायण को खा जाता है, चबा जाता है, तब मेरी माँ कहती है कि अच्छा ही हुआ कि रामायण को कौन खा गया? गाय का बछड़ा, उसने चबा दिया उसको, कि मुझे भी घर में बहुत सारे काम होते हैं, कि मैं काम कर लूंगी, कि मुझे घर में बहुत सारे काम हैं। और ऐसा कहकर आगे, इस सीढ़ी पर यही जहां पर लगी हुई थी काई, फिर वो आगे बातें कर रहे हैं प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए, क्योंकि जो फागुन का महीना होता है वो प्रेमी जनों के लिए विशेष महीना होता है। और शाम के समय का वर्णन कर रहा है डॉक्टर ध्रुवी भारती जी। आगे कहते हैं कि इसी सीढ़ी पर, यहीं जहां पर लगी थी काई, इस सीढ़ी पर जहां मैं आज बैठा हुआ हूँ, इस सीढ़ी पर तब काई लगी हुई थी। फिसल गई थी मैं फिर बाहों में कितनी शर्माई, कि यहाँ पर जो उसकी प्रेमिका है वो कह रही है कि मैं यहाँ पर फिसल गई थी और फिर तुमने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था, और जब तुमने अपनी बाहों में मुझे भर लिया था तो मैं कितना शर्मा गई थी। तो एक बार फिर से जो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी है अपनी प्रेमिका के साथ बिताई हुई फागुन की शाम का वर्णन करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी जो प्रेमिका वो उनके सामने कह रही है कि तो वही जगह है जहाँ पर पहले काई लगी हुई थी, और एक दिन मैं यहाँ पर अचानक फिसल गई थी, और जब मैं फिसल गई थी तो तुमने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था, और जब तुमने मुझे अपनी बाहों में भरा था तो मैं कितनी शर्मा गई थी। आगे कहते हैं कवि, यही ने तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन, यहाँ न आऊंगी अब जाने क्या करने लगता मन। फिर आगे कहते हैं कि यही में तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन, कि ये वही जगह है। कवि की ओर इशारा करते हुए प्रेमिका कहती है, अपने प्रिय की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यही ने तुमने उस दिन, उसी दिन जिस दिन मैं फिसली थी, तुमने मेरे हाथों के जो कंगन है वो तोड़ दिए थे। यहाँ ने आऊंगी अब, कि अब मैं यह दोबारा कभी नहीं आऊंगी। ऐसा किसने कहा? प्रेमिका ने कहा अपने प्रिय को कि यह मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी, जाने क्या करने लगता है मन। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मेरा जो मन है वो बेचैन होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर तुमने मुझे अपनी बाहों में भरा था और यहाँ पर मैं आई थी तो बहुत शर्माई थी, और उस दिन तुमने मेरी बाहों के दोनों कंगन तोड़ दिए थे, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगी। ऐसा कौन कह रही है? प्रेमिका कह रही है अपने प्रिय से।
फिर है लेकिन तब तो तुम ने हम लेकिन तब तो कभी न हमें तुम में पल भर बनती। लेकिन वो समय मुझे याद है कि जब उस समय जब तुमने मेरे कंगन तोड़े थे, जब मैं फिसल गई थी, जब मैं गिरी थी, तो उस समय तेरे और मेरे बीच में बिल्कुल भी नहीं, पल भर के लिए, क्षण भर के लिए भी हम दोनों में नहीं बनती थी, यानी कि बिल्कुल भी हमारे जो विचार थे वो मिलते नहीं थे। तुम कहते थे जिसे छा, मैं कहती थी घाम है। कि जिस जिस बात को मैं तुम्हारे बिल्कुल विपरीतार्थक चलती थी, अपना उसको उल्टा पक्ष रखती थी, कि जिस चीज को तुम बहुत अच्छा कहते थे मैं उसको बहुत बुरा कहती थी, जिस चीज को तुम छांव कहते थे मैं उसको क्या कहती थी, घाम। इस शब्द की ओर ध्यान दीजिए, क्या शब्द आया, घाम शब्द आया है, जो किस देशज शब्दावली का शब्द है, किसका है, देशज। देशज शब्द मुझे आपको पता होगा, जब आप छोटे थे तब आपको शब्दावली करवाई होगी, शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये बताया होगा। तो तत्सम होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। 4 प्रकार के ये तो होते हैं संस्कृत भाषा से जो के त्यों ले लिए गए हों, ये संस्कृत से थोड़े बहुत जो बदल गए हों उनको तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्दावली वो होती है जिसकी उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, पता नहीं चलता कि उसकी उत्पत्ति कब कैसे कहां हो गई, उन्हें तत्सम शब्द देशज शब्द कहते हैं। तो जो घाम शब्द है ये क्या है, देशज शब्दावली से लिया गया है, जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, धूप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर फिर से ये बात और ज्यादा हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने अपनी इस कविता के अंदर, फागुन की एक शाम कविता के अंदर, किस भाषा किस शब्दावली का प्रयोग ज्यादा किया है, तद्भव और देशज शब्दावली का प्रयोग अधिक किया है। फिर देखिए एक बार फिर से क्या कहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी, हम दोनों के विचार है जो बहुत अलग अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल भी हमारे नहीं पड़ती थी। फिर वो कहते हैं कि जिसे तुम छांव कहते थे उसे मैं क्या कहती थी, घाम कहती थी, कि धूप कहती थी, अर्थात मैं तुम्हारी बात के बिल्कुल उल्टा चलती थी। अब तो नींद निगोरी सपनों सपनों भटकती डोले, प्रेमिका अपने प्रिय को याद करती हुई कह रही है कि अब तो जो नींद है ना ये भी निगोड़ी, ये भी निकम्मी जो नींद है वो भी अब तो सपनों में भटकती रहती है, अर्थात मुझे अपने प्रिय की याद आती रहती है, कि अब तो मुझे जो नींद है वो भी नहीं आती है। कभी कभी बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले, और कभी कभी सवेरे सवेरे जब कोयल बोलती है तो ऐसा लगता है, कैसे लगता है, जो सोते में किसी विषैली नागिन ने हो काटा, कि जैसे सुबह की नींद के समय, मीठी मीठी नींद के समय, स्वर्ण बेला के समय, यानी कि सुप्रभात के समय, तो सुबह का जो समय होता है उस समय पर कोयल का बोलना भी ऐसे लगता है जैसे किसी विषैली नागिन ने मुझे काट लिया हो। क्यों? क्योंकि प्रेमिका अपने प्रिय के वियोग में सारी सारी रात भर उसे सोती नहीं है, सपनों में डोलती रहती है, और जब उसका सपना टूट जाता है अचानक कोयल के बोलने पर, तो ऐसा लगता है प्रेमिका को जैसे किसी जहरीली नागिन ने उसे काट लिया हो। इन बातों से पता चलता है ना कि उसने दैनिक जो उसके सुख दुख थे, अपनी निजी अनुभूतियां थी, संवेदनाएं थी, उनका चित्रण भी धर्मवीर भारती जी ने किया है। फिर आगे क्या कहते हैं कवि, मेरे संग संग अक्षर चौंक चौंक उठता सन्नाटा, और जैसे ही एकदम से कोयल के बोलने पर मैं एकदम से उठती, मेरा सपना जैसे ही टूटता, तो मुझे पता चलता कि मेरे साथ साथ मैं ही नहीं उठी हूँ, बल्कि मेरे साथ पूरी तरह से चारों तरफ से चौंक चौंक कर सन्नाटा भी उठ गया है, अर्थात मेरे जो प्रिय है वो मेरे पास नहीं है, चारों तरफ क्या छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है, अर्थात कवि ने इसमें किसका, विरह वर्णन का प्रयोग किया है। आगे कहते हैं क्योंकि प्रेमिका के पास अपना प्रिय नहीं है, तो श्रृंगार रस के किस पक्ष का चित्रण किया जा रहा है, योग पक्ष का चित्रण किया जा रहा है। फिर कवि कहता है कि पर फिर भी कुछ कभी न जाहिर करती इस डर से, फिर प्रेमिका कहती है लेकिन फिर भी मैं इसी समाज के डर के कारण, इसी लोक लाज के डर के कारण कुछ भी दूसरों के सामने मैं बिल्कुल भी जाहिर नहीं करती, दूसरों के सामने किसी भी बात को बिल्कुल भी प्रस्तुत नहीं करती। क्यों नहीं करती, कहीं न कोई कह दे कुछ, ये ऋतु इतनी बदनाम है,
क्योंकि जो फागुन का महीना होता है, फागुन की जो ऋतु होती है, तो पहले इतनी बदनाम है क्योंकि पहले लोग इतना कहते हैं कि जो प्रियजन होते हैं, जो प्रेम करने वाले लोग होते हैं, वो फागुन के महीने में उनके मन पर कुछ विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इस मौसम का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो प्रेमिका वो कह रही है कि मैं तो पहले इस फागुन के शाम के समय, फागुन के महीने को लेकर मैं तो अपने आप ही चुप रह जाती, किसी के सामने कोई बात जाहिर ही नहीं होने देती कि मुझे अपने प्रिय की कितनी याद आ रही है। मैं बिल्कुल भी किसी के साथ इस बात को बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने देती कि कहीं ये जो बेचारी ऋतु है, ये जो फागुन का महीना है, इस मौसम को तो वैसे भी बदनाम किया गया है, तो मैं तो इस फागुन के मौसम की बदनामी से बचते हुए इस अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। ये फागुन की शाम, और जो ये फागुन की शाम है ये बड़ी ही अनोखी होती है, बड़ी ही सुहावनी होती है। इस शाम के समय में अपने प्रियजनों की, जो प्रेम करने वाले लोग होते हैं, अपने प्रियजनों की अचानक ही अपने आप ही उनकी याद आने लगती है, उनकी यादें सताने लगती हैं। तो इसी का डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने चित्रण किया है। तो आशा करती हूँ कि इस जो कविता की व्याख्या है वो आपको जरूर समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इसके विशेष के ऊपर कि विशेष में प्रमुख बातें क्या कही गई है। कुछ मैंने पहले भी बताया है। पहली जब आप पंक्ति लिखें तो प्रकृति चित्रण लिख सकते हैं। अगर लास्ट के पैसेज की बात करें तो इसमें श्रृंगार, जो प्रेमिका है, प्रियजनों के ऊपर पड़ने वाले फागुन ऋतु की शाम के प्रभाव का चित्रण किया गया है। अगर प्रारंभ वाले पैसेज में से कोई पद्यांश दिया गया हो तब आप कह सकते हैं कि इसमें कवि ने प्राकृतिक चित्रण का वर्णन किया है, या जो पक्षियों का सजीव चित्रण है वो किया गया है। वो आपके पैसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पद्यांश की व्याख्या आपके पेपर में आती है। आप इन चीजों की ओर ध्यान दें। दूसरा क्षण मुक्त कविता है। तीसरा शब्दावली देशज भी है और तद्भव शब्दावली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। चौथी अगर बात की जाए इसके अंदर फिर इसमें किया गया है कि श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण यहाँ पर किया गया है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का इसमें चित्रण किया गया है। इसके बाद यदि देखा जाए गुण की यदि बात करें तो गुण कौन सा है इसके अंदर, कविता के अंदर गुण है। इसमें देखो, एक तो होता है ओज गुण, एक होता है प्रसाद गुण, एक होता है माधुर्य गुण। ओज गुण वाले इसमें कोई बात नहीं है। प्रसाद गुण क्यों है? क्योंकि कविता बड़ी ही आसान है, सहज है, सरल है, स्पष्ट है, आपको पढ़ते ही समझ में आ रही है। इसके साथ साथ इसमें प्रेम की बातें भी है, तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। प्रसाद व माधुर्य गुण का प्रयोग, कौन से गुण का प्रयोग है? माधुर्य गुण का प्रयोग है। और इसके अलावा इसने कहा है कि शाम के समय का, कि जब मैं यहाँ पर आता हूँ ऐसे होता है, फागुन की शाम में ये होता है, वो होता है, तो इसमें प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का, ये बात शायद आपको ना समझ में आई हो तो आप इसको समझने का प्रयास करें, मैं आपको पूरा समझाऊंगी। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है। क्या होता है प्रकृति का उद्दीपन? जो कवि लोग होते हैं ना, उनके हृदय में किसी भी प्राकृतिक दृश्य को देखकर जो रस पैदा होते हैं, जो भाव पैदा होते हैं, उस भाव के पैदा होने का कारण क्या था? वो संध्या समय का वर्णन था। वो घाट के ऊपर जाना, उस रास्ते का चित्रण, प्रकृति का चित्रण, पेड़ पौधों का, उसके पास में नदी का बहना, घाट का बहना, वन तुलसी का पौधा होना, बरगद का पेड़ होना, तो उन चीजों के सहारे कवि के मन में भाव पैदा हो रहे हैं। इसीलिए उसके कारण उसके मन में विचार पैदा हुए, किसके कारण? प्रकृति के। तो प्रकृति उद्दीपन रूप में इसका प्रकृति का चित्रण किया गया है, जिसके कारण कवि के मन में भाव पैदा हुए हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया, एक होता है आलम्बन, एक होता है उद्दीपन। तो यहाँ उद्दीपन का कारण है प्रकृति, इसीलिए विशेष में क्या लिखेंगे कि प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है। एक हम प्रकृति का सहारा लेकर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर सहारे का काम नहीं कर रही प्रकृति, यहाँ पर उद्दीपन का कारण बनी हुई है प्रकृति, क्योंकि इसके कारण ही कवि के मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं। एक बार फिर से देखें, प्राकृतिक वातावरण का चित्रण किया गया है, छंद मुक्त कविता है, तद्भव और देशज शब्दावली का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण यहाँ पर किया गया है, प्रसाद और माधुर्य गुण यहाँ पर है, और प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण इसमें किया गया है। आशा करती हूँ कि यह कविता आप सभी को जरूर समझ में आई होगी।
और मेरे द्वारा बताई आप बातें आप ध्यान से सुनोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।